नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आज अपना टॉपिक है कक्षा 10 का गणित का वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। शुरू करने से पहले अपने कुछ नॉर्मल संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। 5-6 संख्याएं हैं, उनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तब अपनी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए अपने पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है जो वह संख्या जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती रहे अनंत तक, यानी प्लस वाली संख्याएं। प्लस वाली संख्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, वह बात नहीं सही। जैसे संख्या रेखा होती है, 0 से शुरू, इस साइड 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है अनंत तक, है ना। इस साइड माइनस वाली संख्या है, -2, -3, -4 ऐसे माइनस अनंत तक चलती रहती है। यानी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से लेकर अनंत तक जाएगी। 1 से अनंत तक वो प्राकृत संख्या है, नॉर्मल बात है। एन नेचुरल नंबर, इनको अपने कैपिटल एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। भी कैपिटल एन लिखा है तो इसका मतलब प्राकृत संख्या है, ठीक है। फिर अब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वह है जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक, यानी 0 से। ये तो होगी एन। और ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो 0 से 1 तक, इसे अपने प्रदर्शित करें डब्ल्यू से। इसे किससे प्रदर्शन करते हैं? डब्ल्यू से। यानी डब्ल्यू लिखा हो तो इसका मतलब वो पूर्ण संख्या है, यानी ये डब्ल्यू है, ठीक है। फिर ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिसमें 0 भी आए, 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, इस साइड प्लस वाली संख्या है, और इस साइड माइनस की संख्या है, -1, -2, -3 ऐसे, यानी माइनस अनंत तक और प्लस के अनंत तक ऐसे चलते रहे। 1, 2, 3, 4 पूरी संख्या होनी चाहिए, 0, -1, -2, -3, ये होगी पूर्णांक संख्या, ठीक है। यानी ये पूरी संख्या रेखा जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों आई, वो होगी आपकी पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं ज़्यादातर, जेड से पूर्णांक संख्या। फिर है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या है जिसे अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। पी बटा क्यू, यानी पी और क्यू यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पी और क्यू यहाँ पर कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पी व क्यू यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। लेकिन क्यू कौन सी संख्या नहीं होनी चाहिए? या 0। पूर्णांक संख्याओं में से क्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्याएं हो सकती है, वो क्या है? परिमेय संख्या है। यानी अपने नॉर्मल 1 लिखे तो भी परिमेय संख्या है, 1/2 लिख दिए तो भी परिमेय संख्या है, माइनस के 1/2 लिख दिए तो भी एक परिमेय संख्या है, 4 लिखा तो भी परिमेय संख्या है, 1.2 लिखा तो भी ये परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या है। फिर अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। इनको दर्शाने, परिमेय संख्या को दर्शाने का क्यू, परिमेय संख्या दर्शाने का सिंबल है क्यू है, यानी क्यू से डिनोट करते हैं परिमेय संख्या को नॉर्मली। फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी? जिसे अपने पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सके, पी बटा क्यू के रूप में ना लिख सके, पी बटा क्यू के रूप में ना है। जैसे पाई, ई, √2, √3, रूट के अंदर 5, यानी ऐसी संख्या जिनका पूरा मान नहीं निकाल सकते, पूरा मान नहीं निकाल सकते, वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसे अपने ज़्यादातर क्यू प्लस, क्यू डैश, या इसे अपने ज़्यादातर आई से, यानी क्यू डैश या आई से, और कभी कभी इसे नॉर्मल आर माइनस क्यू। आर कौन सी? वास्तविक संख्या, जो अभी इनके बाद वास्तविक संख्याएं अपने पढ़ेंगे, रियल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या किससे दर्शाते हैं? क्यू डैश या आई से, या अपने आर माइनस क्यू। यानी क्यू तो अपरिमेय संख्या, आर यानी वास्तविक संख्या, यानी सभी संख्या, इन सभी में से क्यू को माइनस कर दें तो कौन सी बचेगी? आर, यानी अपरिमेय संख्याएं बचेगी, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल संख्याओं के बारे में। अब 2 संख्याएं और है, उन 2 संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद में अपने वास्तविक संख्याएं टॉपिक शुरू करेंगे। यानी 2 संख्या और पढ़नी है। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, पहले 2 संख्या पढ़ने से पहले ये परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या। यानी जो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सके। अपरिमेय संख्या यानी जो
पी बटा क्यू के रूप में न लिख सकें, यानी पाई ई रूट के अंदर 2 3 5 है जो संख्याएं वो। अब किसी के दिमाग में √4, तो √4 वो है परिमेय संख्या, यानी √4 का मतलब है 2, तो 2 तो एक पूरी तरह संख्या है, तो वो क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या के अंदर जिसके रूट के अंदर मान अपने नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर कौन सी संख्या बनेगी, वास्तविक संख्या। वास्तविक यानी अपनी जो टॉपिक है वो वाली वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। यानी रियल नंबर, इन्हें बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, जो अपना टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, यानी ये होगी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी जो परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या इन दोनों को मिला दें तो वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या अपने बोल सकते हैं ये माइनस वाले भी आएगी, यानी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या के अंदर आएगी। अपने बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या यदि यहाँ से पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक संख्या के अंदर है। फिर बोल सकते प्राकृत संख्या है, ये एक से, यानी ये वाली ये भी अपने केस में परिमेय संख्या के अंदर है, यानी ये सभी संख्या एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या इनको छोड़कर है ना, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या बट्टा वाली संख्या नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या के अंदर बट्टा वाली संख्या भी आ गई। अपरिमेय संख्या जो बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, जिसके मान अपने पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, पाई का मान, ई का मान, √2 √3 √5 इनका पूर्ण रूप से मान नहीं निकाल सकते, ये क्योंकि अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय अपरिमेय, इन सभी संख्या को मिलाकर कौन सी संख्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या। इन सभी संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या। ठीक है, अब दो संख्या और है इंपॉर्टेंट, वो अपने करेंगे फिर नया टॉपिक। वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से बेसिक शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको जब ये संख्या याद हो जाएगी। भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट संख्या। ठीक, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट संख्या। इसे नॉर्मल कभी कभी सी से भी दर्शाते हैं, फिक्स नहीं है लेकिन सी से नॉर्मल दर्शाते हैं, यानी कंपोजिट संख्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वो होती है जो एक से बड़ी हो, यानी एक से बड़ी व जिसके दो गुणनखंड या दो से अधिक गुणनखंड भी हो सकते हैं, दो से अधिक, यानी आपने लिख सकते हैं दो से अधिक गुणनखंड। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और दो से अधिक गुणनखंड हो, एक से बड़ी और दो से अधिक गुणनखंड हो। लेकिन संख्या कौन सी होगी, प्राकृत संख्या। कौन सी, किन संख्याओं में से, प्राकृत संख्याओं में से। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5, इन संख्याओं में से अपने देखना है भाज्य संख्या कौन सी होती है, माइनस वाले नहीं देखना, प्राकृत संख्या है उन संख्याओं में से अपने देखना है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, एक से बड़ी होनी चाहिए, यानी संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए, और जो भी संख्या उसका गुणनखंड कितने है, दो से अधिक गुणनखंड, यानी जैसे अपने 6 लिखा, 6, इस संख्या को अपने क्या लिख सकते, 2 × 3, यानी ये 2 × 3 है, ये संख्या 6 के क्या है, गुणनखंड है। एक बार ये नॉर्मल समझ लीजिए गुणनखंड, बाद में अपने विस्तार से गुणनखंड और देख लेंगे क्या होता है। गुणनखंड भी टॉपिक यहाँ पर इसमें वास्तविक संख्याओं में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी गुणनखंड कहते हैं जैसे संख्या 6 है,
इसको अपनी क्या 2 इंटू 3, यानी 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी ये 2 और 3 एक गुणा के अंदर लिखा हुआ है, ये 6 के क्या है गुणनखंड है। यानी ऐसे 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 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, कोई प्राकृत संख्या देखनी उसमें से 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और 1 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। ऐसी ऐसी संख्या है वो क्या होगी भाज्य संख्या। यानी इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी 4, पहली संख्या भाज्य संख्या के अंदर कौन सी आएगी 4, पहली संख्या कौन सी आएगी 4, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली संख्या आएगी 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है, फिर 9, 12, ऐसे चलता रहेगा, है ना। यानी 4 है, इसको अपनी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे, या अपने ऐसे कर सकते 1 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यानी 2 गुणनखंड या 2 से अधिक, एक को माने तो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है। तो वो भाज्य संख्या यानी 6 है, 6 भी एक भाज्य संख्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 ये एक भाज्य संख्या। फिर 8 देखें, 8 भी क्या है भाज्य संख्या, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 2 से गुणा 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, यानी ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। 2 से भी ज़्यादा गुणनखंड हो ऐसी संख्या वो क्या होगी भाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या, ये होगी भाज्य संख्या, नोट करना। अब होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसे नॉर्मल पी से डिनोट करते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, जिनके गुणनखंड कितने हो फिक्स हो 2 गुणनखंड, कितने 2 गुणनखंड। ऐसी ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड कितने हो 2 हो, सिर्फ कितने गुणनखंड हो 2 गुणनखंड हो, वो क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। यानी ऐसी संख्या जिनके क्या हो गुणनखंड 2 ही हो, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, ठीक है, 3, 5, 7, और अपने ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका स्वयं में भाग जाए, ऐसी संख्या जो खुद में खुद का भाग ही जाए और किसी संख्या का भाग ना जाए, यानी ऐसी संख्या बोल सकते हैं जिसमें स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं, अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अन्य संख्या का भाग नहीं। यानी अभाज्य संख्या कौन सी है, जिनकी जिस ऐसी संख्या जिनका क्या गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, 2 ही हो, या फिर अपने के स्वयं का भाग जाए या अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। यानी 2, 3, 5, 7 ऐसे 11 आगे चलता रहेगा, वो क्या है अभाज्य संख्या, 11, 13 ऐसे अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी 2 ही गुणनखंड हो सिर्फ, यानी 2 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और कुछ नहीं लिख सकते। 3 को अपने क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 5, 4 को तो अपने 2 इंटू 2 और इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ये क्या है भाज्य संख्या, है ना। 4 क्या है एक भाज्य संख्या, ठीक है। यानी पहली भाज्य संख्या, ये पहली भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ऑप्शन वाले प्रश्न में यानी अ वाले प्रश्न आते हैं उनमें पूछ सकता है भी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी यानी पहली भी बोल सकते हैं या सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये होगी पहली या सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। ये अभाज्य और भाज्य संख्याएं होगी। यानी 2, 3, 5, 5 को भी निकाल सकते हैं, 5 इंटू 1 बस, और कुछ नहीं निकाल सकते, है ना। तो यानी ऐसे गुणनखंड सिर्फ ऐसे इसी रूप में गुणनखंड लिख सकते हैं, वो क्या होगी अभाज्य संख्या। यानी ऐसे अलग अलग संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, वो भाज्य संख्या, ठीक है।
ये हो गया अपने नॉर्मल संख्याओं के बारे में, भाज्य और अभाज्य संख्या। अब अगर वास्तविक संख्या थोड़ा सा और देख लेते हैं। वास्तविक संख्या यानी मेन टॉपिक अपने वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी इन दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसे अपने किससे डिनोट करते हैं? बड़े आर से, कैपिटल आर से, वो हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी? सभी संख्या, ठीक है। प्लस माइनस, भाग वाली, गुणा वाली, रूट वाली सभी संख्या, पाई ई, है ना, पाई ई, रूट वाले 2, रूट 3, ठीक है, 4, 2, -1, 1/2, 0, ठीक है, -3, +3, ये सभी संख्या, यानी माइनस अनंत और प्लस अनंत तक, यानी इसमें संख्या रेखा देखे तो माइनस अनंत तक और प्लस अनंत तक सभी संख्या, वो वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। वास्तविक संख्या में सभी संख्या, अब किसी के दिमाग में अधिक सर रूट -5, रूट -3, ये वास्तविक संख्याएं नहीं, ये वास्तविक संख्याएं ये नहीं है। ये आपके 11वीं 12वीं में पढ़ने को मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अभी आपको पढ़ने के आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसे जेड से, ज़्यादातर जेड से या कैपिटल सी से दर्शाते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर वास्तविक संख्या भी होती है, और ये इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो माइनस माइनस में लिखे है वो कल्पना के आधार पर है, वो नहीं, ठीक है। यानी इसको अपने लिख सकते हैं √5 आइटा, √5 में 5 आइटा, 5 आइटा, यानी जो रूट के अंदर -1 है, जो -1 है उसको बोलते हैं आइटा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। यानी माइनस के अंदर है, रूट के अंदर माइनस संख्या है, वो वास्तविक संख्या नहीं है, यानी वो ना तो परिमेय संख्या है ना अपरिमेय संख्या है, ठीक है, वो काल्पनिक संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका अपने 10वीं के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होगी वास्तविक संख्या यानी सभी संख्या। अभाज्य संख्या जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 यानी इस रूप में ऐसे लिख सकें, ठीक है, या स्वयं का भाग जाए और किसी संख्या को भागने जाए। फिर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी इस तरह गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, इस तरह वो अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो और 1 से बड़ी संख्या हो, तो वो भाज्य संख्या है, ठीक है। अब संख्या हो बची 1। अब इन संख्याओं के रूप में अव्यय सदैव के रूप में भी ऑप्शन वाले प्रश्न उनमें पूछ सकता है, ये छोटे छोटे प्रश्न संख्याओं के रूप में। अब 1, जो संख्या 1 है, ये तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है, याद रखना। 1 है जो न तो भाज्य है न अभाज्य, ऑप्शन वाले पूछ सकता है भी एक संख्या है भाज्य है अभाज्य है, तो यानी दोनों में से कोई नहीं है, न तो भाज्य न ही अभाज्य, ठीक है। संख्या 1 न तो भाज्य न अभाज्य है, कोई भी संख्या नहीं है। संख्या 1 प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या है, भाज्य अभाज्य नहीं, ठीक है। अब इन संख्याओं में पूछे भी सबसे बड़ी संख्या, तो अपने नॉर्मल ये r है, ठीक है। इनसे छोटी संख्या q है, ये इसका मतलब लेस देन ग्रेटर देन, यानी जिसकी ओर मुंह खुला उस साइड संख्या होगी बड़ी, और जिस टाइम मुंह बंद हो वह संख्या होगी छोटी, ठीक है। यानी अब ऐसे मुंह कर दिया तो ये तो बड़ा संख्या, बड़ी या बड़ा, और ये संख्या छोटी छोटा, जो भी चीज है वो छोटा इस साइड बड़ा है। संख्या की बात करें तो इस साइड छोटी है, इस साइड बड़ी संख्या है, ठीक है। जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ी संख्या, संख्या अपनी संख्या के रूप में देख रहे हैं तो संख्या देखेंगे सिर्फ, यानी जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ी संख्या, जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटी संख्या, ठीक है। अब क्यू, ये तो होगी वास्तविक संख्या, ठीक है, ये होगी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या से बड़ी है आर, वास्तविक संख्या, ठीक है।
फिर परिमेय संख्या से छोटी पूर्णांक संख्या, जिसे अपने जेड बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या से छोटी डब्ल्यू, जिसे अपने बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से छोटी एन, यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या। इनमें से पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो प्राकृत संख्या। ठीक है, इन सब संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पूछे तो प्राकृत संख्या, और सबसे बड़ी संख्या वास्तविक संख्या। यानी प्राकृत संख्या से बड़ी संख्या है पूर्ण संख्या डब्ल्यू, पूर्ण संख्या से बड़ी संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या से बड़ी संख्या परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या से बड़ी संख्या है वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इस छोटे प्रश्न बनते में पूछ सकते हैं संख्या 5 है, संख्या 5 है, तो ऑप्शन ले दे प्राकृत संख्या। ठीक है, और दूसरा दे दे अपरिमेय संख्या। ठीक है, या फिर ठीक है, संख्या 5 है, प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों में संख्या 5 कौन सी है, प्राकृत संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है ना ये, और अपने बोल देते ये परिमेय संख्या। ये कौन सी है, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और कौन सी है, प्राकृत संख्या। ठीक है, बता भी समझे, ऐसे छोटे प्रश्न भी बन सकता है। यानी संख्या 5 है। ठीक है, रूट दो क्या है, रूट दो अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट 10 की बात करें तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट 10 भी अपरिमेय संख्या। रूट 3 भी अपरिमेय संख्या, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या, रूट 7 भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि सम संख्याएं, 2 को छोड़कर 2, 4, 6, 8, है ना, ये सम संख्याएं। और विषम संख्या नॉर्मल है, विषम संख्या 1, 3, 5 है ना, 5, 7, 11, ये विषम संख्या। यानी सम संख्या को छोड़कर बाकी प्लस वाली संख्या 1, 3, 5 वो सभी क्या है, विषम संख्या। ये नॉर्मल है, ये अपनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी सम और विषम। सम तो सभी को पता ही है, यानी 2, 4, 6, 8, 2 के पहाड़े वाली सभी सम संख्याएं। बाकी बच की जो प्राकृत संख्याओं के अंदर है ना, प्राकृत संख्या कौन सी है, एन है, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से चलते हैं। यानी सम संख्या जो ये 2, 4, 2 के पहाड़े में आने वाली वो सभी सम संख्याएं 2 के पहाड़े में चलती रही। और बाकी बच की प्राकृत संख्या में 2 के पहाड़े वाली निकाल कर, 2 की टेबल वाली संख्याएं निकाल कर वो संख्या बच की वो विषम संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया अपनी संख्या। सम, इवन, विषम यानी ओड। अब अपने ये वास्तविक संख्या थोड़ा टॉपिक आगे शुरू करते हैं। एक दो नाम और है, अवरोही और आरोही। अवरोही और एक है आरोही। आरोही, इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे, कौन सी संख्या अवरोही है, कौन सी संख्या आरोही है। अपने आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें अवरोही और आरोही इन दोनों संख्या का काम आएगा। अवरोही और आरोही संख्या का काम होगा जब आगे वाला टॉपिक अपने शुरू करेंगे। अब इन दोनों में देखो, ये 1, 2, 3, 4, यानी इसमें अक्षर कितने, 4 पूर्ण रूप से, है ना। और इसमें 1, 2, 3, यानी एक ए, रे और है। इसके अंदर 3, यानी अक्षर ज्यादा किसमें, इसमें अवरोही। ये तो है बड़ी संख्या से शुरू कहाँ से करना है, बड़ी संख्या से, अभी बताऊंगा कैसे। और इसके अंदर छोटे 3, यानी इसमें 4 संख्या है तो बड़ी संख्या से, इसमें 3 है, ये दोनों में से कम अक्षर किसमें, इसमें। ये छोटी संख्या से शुरू करना। ठीक है, छोटी संख्या से। जैसे अपने एक एग्जांपल ले, 2, 5, 3, 7, 9, 8, 4, ऐसी संख्या दे रखी है। इनका अवरोही और आरोही इस क्रम में जैसा, आरोही और अवरोही।
अभी गौर से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके अब 10वीं के बाद भी बहुत काम आएगा, चाहे आप आर्ट में करना, चाहे आप साइंस में करना, 11वीं 12वीं बाद में कंपटीशन की तैयारी, तो भी ये आरोही और अवरोही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कम अक्षर किसमें? आरोही। तो आरोही यानी छोटी संख्या से, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2, फिर 2 को छोड़कर फिर सबसे छोटी संख्या 3, फिर 3 को छोड़कर सबसे छोटी संख्या 4, फिर 4 को छोड़कर सबसे संख्या 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। यानी सबसे छोटी संख्या देखनी है 2, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 9। यानी सबसे छोटी संख्या शुरू करना है, बड़ी संख्या की ओर जाना है। सबसे छोटी संख्या से शुरू, कम अक्षर तो यानी छोटी, तो छोटी संख्या से शुरू, छोटी संख्या शुरू करना, आगे बढ़ते जाना है बस। तो वो आरोही क्रम। अवरोही, अवरोही यानी बड़ी संख्या से, यानी ज्यादा अक्षर है तो बड़ी संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या 9, यानी इसको उल्टा लिख दो, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, यानी ये अवरोही। अब इनके अंदर बहुत लेस देन ग्रेटर देन वाला निशान लगाना है, यानी बड़ी छोटी संख्या, यानी जिस तरफ मुंह खुला रखना वो बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी संख्या 5, 5 से बड़ी संख्या 7, 7 से बड़ी संख्या 8, 8 से बड़ी संख्या 9, यानी जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ी संख्या है ना। अब इसमें ऐसे, क्योंकि 8 से बड़ी संख्या 9 है तो इस तरफ मुंह रहेगा, फिर 7 और 8, 7 से बड़ी संख्या 8 है, 5 और 7, 5 से बड़ी संख्या 7 है, 4 और 5, 4 से बड़ी संख्या 5 है, 3 और 4, 3 से बड़ी संख्या 4 है, 2 और 3, 2 से बड़ी संख्या 3। इस तरह ये अवरोही क्रम, ये आरोही क्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक बेसिक नॉर्मल, यानी अपने ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ी है। अब अपने टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो गया अवरोही और आरोही। अब अपने आगे चीज शुरू करते हैं। अब आगे टॉपिक शुरू होता है आपका अंक गणित। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय इंपॉर्टेंट है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय आगे कंपटीशन में भी बहुत, नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी करो तो भी 10वीं तक गणित पूछता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या है? एक प्रकार के वास्तविक संख्या, अपन टॉपिक शुरू करेंगे उससे ऊपर का बेसिक बेसिक बातें, यानी इसके अंदर अपनी संख्याएं पढ़ी थी वो भी काम आएगी, और इसके बाद अपने टॉपिक पढ़ेंगे तो भी ये इसमें जो लाइनें लिखेंगे आधारभूत प्रमेय वो भी काम आएगा। यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसके अंदर 1 नंबर बात, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होगा? इसके अंदर पहली बात यह है कि जो भाज्य संख्या है, जो अभी पढ़ी थी भाज्य संख्या के जिनका गुणनखंड क्या हो 2 से ज्यादा, जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा और संख्या 1 से बड़ी हो, वो भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के वर्गों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा क्या बात है। व्यक्त कर सकते हैं, ये कह रहा है भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के वर्गों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या कौन सी? 4, 4, 6, 8 है ना,
ये 10, 9, ये क्या होगी अभाज्य संख्या, है ना, ये होगी अभाज्य संख्या। यानी इन अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड यानी 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी ये कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, ये कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, है ना। यानी जो भाज्य संख्या है ये भाज्य संख्या है, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के, यानी दो भी गुण गुण अभाज्य संख्या, दो भी अभाज्य संख्या, इनका गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड के रूप में हो गया, यानी इनका गुणनफल, ठीक है, इसके रूप में अपने व्यक्त कर सकते हैं। 6 है तो 6 को भी अपने 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, यानी 2 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या, इन दोनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंड किया, गुणनखंड को अपने गुणनफल के रूप में लिखा, यानी 2 और 3 ये गुणनखंड है, 6 के 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, इनको गुणन के रूप में लिखेंगे तो वापिस 6 बन जाएगा, यानी 6 को अपने गुणनखंड के रूप में और इन गुणनफल के रूप में यानी गुणा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। 8 की बात करें, 8 तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें अब वर्गों, गुणनफल के वर्गों, वर्गों का मतलब 2 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की घात 2, यानी गुणनखंड है, इसके वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। ये 2 की घात 3, यानी 2 2 2 कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार, है ना, सेम संख्या 3 बार है तो 2 की घात 3, यानी वर्गों के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 को देखें तो 6 को अपने वर्गों की जगह लिख लो घात, घात से वर्ग तो यानी 2 2 हो गया, घात आएगी यानी पावर, कितनी भी घात हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, वर्ग तो मतलब 2 हो गया, एक प्रकार वर्ग का मतलब 2 स्क्वायर हो, दिमाग से निकलेगा, लेकिन घात ध्यान में रखना, घात यानी अभाज्य संख्या है, उनको अपने अभाज्य संख्या गुणनखंड के घात के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, किसको भाज्य संख्याओं, यानी नॉर्मल अपने देखते हैं भाज्य संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, अपने इस प्रमेय का भाज्य संख्या अपने लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। नॉर्मल छोटी सी बात है, इसे भी देख सकते हैं। भाज्य संख्याओं को अपने कैसे लिख सकते हैं, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, मैंने अभी बोला सभी भाज्य संख्याओं को, ठीक है, यानी एक लाइन और बन सकती है कौन कौन सी भाज्य संख्याओं, तो सभी भाज्य संख्याओं को, ठीक है, यानी सभी भाज्य संख्याओं, इसलिए बाद में लिखा है, अब याद रखिएगा सभी भाज्य संख्याओं, सभी भाज्य संख्याओं को अपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी 9 की बात करें, 9 9 9 को अपने क्या लिखते हैं 3 × 3, 3 भी एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या को गुणा करें तो 9 आ जाएगा, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कोई भी संख्याओं, जैसे 20 है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 2 इंटू अब 2 × 10 का सर 20 हो गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 10 नहीं है, तो इसे और आगे पे क्या करेंगे 2 × 10 को क्या लिखते हैं 2 × 5, है ना। अब 2 भी अभाज्य है, ये 2 भी अभाज्य है, ये 5 भी अभाज्य है, यानी ऐसे अपने क्या लिखते हैं 2 × 2 × 5, यानी कोई भी संख्याओं से अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है, इसे अपने ऐसे लिखते हैं 2 की घात 2 और इंटू 5, यानी अभाज्य संख्या के एक तो वर्ग भी हो गया, घात भी लग गई और अभाज्य संख्या गुणनफल भी है, यानी 20 भाज्य संख्या है, इसका अपने अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कोई भी भाज्य संख्या हो, ठीक है। यह मेन बात 1 नंबर बात होगी, इसे नोट कर लो। ठीक है, अगली लाइन इसी प्रमेय के अंदर 2 नंबर लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है 2 नंबर लाइन, अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के
गुणा कर कर प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणा कर प्राकृत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी? 2, 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कौन सी? ये प्राकृत संख्या है। 2 गुणा 3 गुणा 5 है ना, ये भी एक प्राकृत संख्या है, ये भी एक प्राकृत संख्या है। अब क्या 2 गुणा 2, 2 प्राकृत संख्या सेम है तो भी 2 अभाज्य संख्या सेम है, फिर उन दोनों को गुणा करें तो 4 आ गए, यानी ये भी प्राकृत संख्या है। यानी अभाज्य संख्याओं को अपने गुणा करें, अलग अलग अभाज्य संख्या है, सेम हो चाहे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उनको अपने गुणा करें तो क्या संख्या आएगी? प्राकृत संख्या आएगी। कोई भी संख्या नहीं, 7 210 तो ये प्राकृत संख्या ही है, ठीक है। यानी कोई भी 2 है तो 2 तो ही, ये भी प्राकृत संख्या है। 2 सिर्फ अभाज्य संख्या, एक के लिए लिखें तो प्राप्त 2 ही होगा, तो ये भी एक प्राकृत संख्या है। यानी अभाज्य संख्या कैसे भी लें, चाहे एक संख्या लें, चाहे 2 लें, चाहे 3 लें, 4 लें, सेम संख्या गुणा करें तो गुणा करने के बाद अपनी संख्या कौन सी आएगी? प्राकृत संख्या ही आएगी, ठीक है। ये दूसरी लाइन हो गई। अब आगे आगे वाली लाइन बुक में लिखी हुई है, लेकिन आप लिखो तो देख लेना, पहले अपनी पहली लाइन लिखी थी सेम वही है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों गुणनखंड के घातों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रत्येक जो भाज्य संख्याएं हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या सभी भाज्य संख्याओं को अपने अभाज्य संख्याओं के वर्गों के जो घात है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है, उनके घात के रूप में अपने लिख सकते हैं, जो अभी मैंने 1 नंबर पॉइंट में बताया था वही, ठीक है। आगे ये आगे वाली संख्या है लाइन तीसरी, और अपने कहेंगे लास्ट एक संख्या और आएगी, चौथी लाइन वो लास्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तीसरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि भाज्य संख्याएं, जो भाज्य संख्याएं हैं, जो भाज्य संख्याएं, इन संख्याओं को, जो भाज्य संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अपने अभाज्य संख्या के रूप में तो लिख ही सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याएं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये कह रहा है जो इस रूप में लिखते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है? अद्वितीय है, यानी केवल एक ही तरीका है। अद्वितीय मतलब केवल एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं, केवल एक ही तरीका है, ठीक है। केवल एक ही तरीका है लिखने का, केवल एक ही। अगर अभी जो भी भाज्य संख्या है उन्हें अपने जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो वो जिस रूप में लिखते हैं वो एक अद्वितीय रूप है, अद्वितीय तरीका है। एक ही, केवल एक ही तरीके से लिख सकते हैं, अद्वितीय रूप से ही एक ही रूप में, केवल एक ही रूप में लिख सकते हैं। यानी जैसे 10 है, 10 को अपनी क्या लिखे? 2 × 5, ठीक है। अब इसको मैं चाहे 5 × 2 लिखूं, एक ही बात है, चाहे 2 × 5 लिखो, चाहे 5 × 2 लिखो, एक ही बात है। यानी अपने जो भाज्य संख्या है उन्हें अपने क्या है, अभाज्य संख्या के जो रूप में लिखते हैं वो सिर्फ केवल एक ही तरीका है, यानी इसी रूप में, गुणा के रूप में लिख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, यानी अद्वितीय रूप है, यानी केवल एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। इस लाइन का मतलब यही है, यानी जो सभी भाज्य संख्याएं हैं उनको अपने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। वो लिखने का तरीका क्या है? केवल अद्वितीय है, यानी केवल एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, यानी अपने इस रूप में लिख सकते हैं। अब अपने कहेंगे ये 2 तरीके, 2 नहीं है, 5 × 2 भी 10 होता है, 2 × 5 भी 10 होता है, यानी एक ही तरीका है सिर्फ। जैसे 20 की बात करें, 20 की बात करें तो 2 × 2 × 5,
है ना। अब इसे कोई कहेगा ऐसे लिख दें तो आएगा तो 20 ही है, तो एक ही तरीका। आगे गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तरीका तो एक ही हो गया, है ना। अब 2 × 5 × 2 लिखें तो भी, अब इसके अंदर भी 2 है, 2 बार आ रहा है, 5 एक बार है, इसमें भी 2 2 बार है, 5 एक बार है, इसमें भी 2 2 बार है, 5 एक बार है। यानी केवल एक ही तरीका अपने इस रूप में 20 को अपने इस रूप में गुणा के एक ही रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये संख्या बनी है, लाइन बना दी। वे अपने जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं वो केवल एक ही तरीका यानी अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही तरीका, अद्वितीय का मतलब एक ही तरीका और कोई तरीका नहीं हो, उसे बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, यानी उसे बोलते हैं अद्वितीय, केवल एक ही तरीका हो गया अद्वितीय, केवल एक ही तरीका। समझ आ गई बात। अब लास्ट लाइन, इसका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। इसकी महत्वपूर्ण लास्ट लेनी है, आगे थोड़ी सी दो बात करेंगे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, करना याद करना चाहो तो कर लेना। यानी चौथी बात है, माना अपनी गणित की भाषा आ गई, माना भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी है, x है। अब इस x को लिखना है तो इस x भाज्य संख्या 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इसको लिखना है तो आगे क्या लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, है ना, गुणा के रूप में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उन्हें अपने मानने के अभाज्य संख्या को, मैंने कहा ना अभाज्य संख्या को अपने दर्शाते हैं यानी प्राइम नंबर किससे दर्शाते हैं, p से, तो आगे p यानी p1 पहली अभाज्य संख्या, p2 दूसरी अभाज्य, ये डॉट का मतलब गुणा, तीसरी अभाज्य संख्या, चौथी अभाज्य संख्या, पांचवी अभाज्य संख्या, ऐसे चलता रहेगा। Pn यानी n अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, x के रूप में। ये हो गया भाज्य संख्या को अभाज्य रूप में दर्शाने का गणितीय रूप, ठीक है। अब नॉर्मल इस अभाज्य संख्या को अपने किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। कुछ देर पहले अपने देखा था आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब अभाज्य संख्या को आरोही क्रम में लिखना है, यानी P1 है उससे बड़ा होगा P2, उससे बड़ा होगा P3, उससे बड़ा होगा P4, यानी सबसे छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ऐसा चलता रहेगा, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी Pn। ये हो गया अभाज्य संख्या का आरोही क्रम, ठीक है, अभाज्य संख्या का आरोही क्रम। ये और P1, P2, P3 ऐसे चलता रहेगा Pn। ये सभी संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। इसे अपने नीचे बराबर भी लगा सकते हैं क्योंकि दो संख्या सेम भी हो सकती है, अभाज्य संख्या में सेम भी हो सकती है। इसका मतलब बराबर का निशान, इसका मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, यानी P1 P2 से छोटे भी है या बराबर भी हो सकते हैं। जैसे बराबर का मतलब 4 है तो 4 गुणा 4 को अपने 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी पहली संख्या P1 दूसरी संख्या P2, यानी दोनों संख्याएं बराबर है, P1 और P2 दोनों संख्याएं बराबर है, यानी ये देखो P1 इंटू P2 यानी ऐसे है। तो अब इस 4 के लिए देखें तो ये संख्या क्या है, P1 और P2 क्या है, बराबर, फिर ये निशान सिंबल हट जाएगा, यानी छोटी बड़ी भी हो सकती है P2 या फिर बराबर भी हो सकती है, इस तरह, ठीक है। यानी आरोही क्रम P1 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P3, P3 P4, फिर सबसे बड़ा Pn। n यहाँ पर प्राकृत संख्या बोल सकते हैं अपने, n क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या है, n क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी कितनी तक भी जा सकती है। यानी जो पहली संख्या से पहले एक दर्शा दिया, दूसरी संख्या से P2 से, तीसरी संख्या P3 से दर्शा दिया, है ना, ठीक है। जैसे अपने 20 वाला एग्जाम्पल देख लें, 20 को अपने कैसे 2 × 2 × 5, यहाँ पर ये पहली संख्या तो P1, दूसरी संख्या P2 और ये P3, ठीक है। अब इस रूप में लिखना चाहिए तो P1 बराबर है P2 और फिर आगे आ गया P3, यानी P2 से बड़ी है P3, इस रूप में लिख सकते हैं। तब ये बराबर वाला निशान लगता है, ये दोनों बराबर भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये लास्ट विभाज्य संख्या है, उसे अपने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में से लिख सकते हैं,
ये सभी अभाज्य संख्या कितनी संख्या भी हो सकती है, जितनी संख्या उतनी तक अपने लेंगे। 4 है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक, 2 है तो 2 तक, जैसे ये 2 है तो 2 तक, बस ये होगी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या के रूप में लिखना। ठीक है, अब इसमें एक दो लाइनें और है जो छोटे प्रश्न के लिए बनती है, फिर अपने एग्जाम्पल हो जाएगा शुरू, और वो एग्जाम्पल अपने करेंगे कल से शुरू। ठीक है, अब छोटी सी है, इसको देने वाला व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति तो अलग है, यूक्लिड, देने वाला व्यक्ति भी यूक्लिड है, लेकिन इसको विस्तार से विवरण करने वाला फ्रेडरिक गोस, फ्रेडरिक गोस। फ्रेडरिक गोस देने वाला व्यक्ति वैसे फ्रेडरिक गोस। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गोस, इसे अलग तरीके से भी लिखा हो सकता है नाम पर, कार्ल फ्रेडरिक गोस, फ्रेडरिक गोस ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर इसी रूप में मिल सकता है, कार्ल फ्रेडरिक गोस, कार्ल फ्रेडरिक गोस। किसी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय विस्तार से विवरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विवरण करने वाला कौन सा है, कार्ल फ्रेडरिक गोस। ठीक है, इसलिए ये अर्थमेटिक की एक बुक है, उसमें लिखा था, अर्थमेटिक की बुक, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिसिस अर्थमेटिक बुक है, उसमें लिखा था कार्ल फ्रेडरिक गोस, इसके बारे में विस्तार से विवरण किया था। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं गणितज्ञों का राजकुमार, या गणित का राजकुमार भी बोल सकते हैं, गणित का राजकुमार, गणित का राजकुमार, या गणितज्ञों का भी राजकुमार बोलते हैं, गणितज्ञों का भी राजकुमार, या गणित का, देख लो, गणित का राजकुमार या गणितज्ञों का राजकुमार। ठीक है, गणितज्ञों का भी राजकुमार या गणित का राजकुमार लिखना था तो लिख लो, गणितज्ञों का राजकुमार या गणित का राजकुमार भी फ्रेडरिक गोस, ज्यादातर फ्रेडरिक गोस। ठीक है, या कार्ल फ्रेडरिक गोस, गणितज्ञ का राजकुमार या गणित का राजकुमार। इसी से एक दो बात है, ये बेस्ट लास्ट है, इसके बाद एग्जाम्पल है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वो कौन सा है, गणित के पिता, गणित का पिता, या अपने बोल सकते हैं जनक, आर्किमिडीज। ठीक है, कौन हो जाएगा, आर्किमिडीज, कौन हो जाएगा, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। फिर भारतीय गणित के जनक, भारतीय गणित के जनक ये हो जाएगा आपके आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखना कभी ऑप्शन वाले प्रश्न में पूछ लेता है कि गणितज्ञों का राजकुमार, क्योंकि 10वीं में टॉपिक शुरू हो रहा है, उसी में दे रखा है गणित का राजकुमार या गणितज्ञों का राजकुमार, फ्रेडरिक गोस या कार्ल फ्रेडरिक गोस। ठीक है, गणित का पिता आर्किमिडीज है, यह भी दे रखा है गणित का पिता आर्किमिडीज है, भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट है, ये याद रख लेना, भी कभी ऑप्शन वाले प्रश्न में पूछ ले तो। वैसे वाले में पूछ लेता है भी गणित का राजकुमार किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें एक फ्रेडरिक गोस भी होगा। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय उसका विस्तार से विवरण किसने किया था, तो फ्रेडरिक गोस, यानी CID वाला फ्रेडरिक है ना, वही याद रखो ना, CID वाला फ्रेडरिक है, उसी के नाम पर। ठीक है, गणित का राजकुमार यह अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का विस्तार से विवरण करने वाला फ्रेडरिक गोस, गणितज्ञों का राजकुमार या गणित का राजकुमार, और गणित का पिता आर्किमिडीज, गणित के पिता या जनक आर्किमिडीज, और भारतीय गणित के पिता यानी भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट, जिसने जीरो की खोज की। ठीक है, राधे राधे, बाकी अपने एग्जाम्पल कल करेंगे शुरू, आज के लिए इतने।